प्रतिशोध की आहट। रात का समय था। हवेली के डाइनिंग हॉल में असाधारण शांति पसरी हुई थी। ऊंचे ऊंचे झूमरों से निकलती सुनहरी रोशनी पूरे हॉल को जगमगा रही थी। बाहर की ठंडी हवा और अंधेरा मानो इस सन्नाटे को और गहरा बना रहे थे। लंबी मेज पर 5 लोग बैठे थे, अरीव, सांवी, रुद्राक्ष, रोहित और उदय। मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजाए हुए थे। रोहित ने खाने की प्लेट देखकर ठहाका लगाया। भाई, ये चिकन इतना सख्त क्यों है? मुझे लग रहा है जैसे रसोइये ने इसे डंबल समझकर जिम कर लिया हो। सांवी जोर से हंस पड़ी। उसके होंठों पर खिली वह मासूम मुस्कान माहौल को अचानक हल्का कर गई। अरीव ने उसकी ओर देखा और अनजाने ही उसकी आंखों में नरमी आ गई। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। रुद्राक्ष चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें जैसे किसी गहरी याद में खोई हुई थीं। उदय हमेशा की तरह चौकस निगाहों से चारों तरफ देख रहा था, मानो खतरे की आहट सूंघ रहा हो। ये सब किसी सामान्य पारिवारिक दिन जैसा लग रहा था, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हमला। अचानक बाहर से एक भयानक धमाका हुआ। पूरी हवेली की खिड़कियां हिल उठीं। कांच की खनखनाहट ने सबको चौंका दिया। उसके तुरंत बाद गोलियों की आवाज गूंजी। बाहर तैनात गार्ड्स चीखते हुए गिरने लगे। क्या हो रहा है? सांवी की चीख उभरी। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, बिजली चली गई। हॉल घुप अंधेरे में डूब गया। भारी झूमर जोर जोर से हिलने लगा और कुछ ही पल बाद धड़ाम की आवाज के साथ टूटकर नीचे गिर पड़ा। टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। दरवाजे धड़ाम से खुले। नकाबपोश हमलावरों का झुंड अंदर घुस आया। उनके हाथों में बंदूकें चमक रही थीं। उनके बीच खड़ा उनका लीडर जरा आगे बढ़ा। ऊंचा कद, काले कपड़े, चेहरे पर नकाब, बस आंखें चमक रही थीं। उसकी आवाज ठंडी और गूंजदार थी। आज तुम्हारे गुनाहों का हिसाब होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्राक्ष पर इल्जाम। उसकी नज़र सीधी रुद्राक्ष पर टिक गई। उसने बंदूक की नली उसकी ओर करते हुए दहाड़ा। मेरी बहन की मौत तुम्हारी वजह से हुई। तुमने उसे धोखा दिया और उसने अपनी जान ले ली। सांवी ने सदमे से रुद्राक्ष की ओर देखा। ये क्या कह रहा है? रुद्राक्ष का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी आवाज में कहा, नहीं, उसकी मौत मेरी वजह से नहीं हुई। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की थी। वो अपने ही हालातों से टूटी थी। मैं दोषी नहीं हूं। लीडर ने ठहाका मारा। झूठ। तुम जैसे लोग हमेशा बहाने बनाते हो। मेरी बहन का खून तुम्हारे सर है। रुद्राक्ष ने फिर जोर देकर कहा, नहीं, मैं कसम खाता हूं, मैंने उसे कभी तकलीफ नहीं दी। उसकी मौत मेरी वजह से नहीं थी। उसकी आंखों में अपराधबोध नहीं, बल्कि सच्चाई की चमक थी। उसी क्षण अरीव, उदय और सांवी सब समझ गए कि यह इल्जाम गलतफहमी है। रुद्राक्ष दोषी नहीं है, लेकिन लीडर सुनने को तैयार नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लड़ाई की शुरुआत। गोली मारो इसे, उसने चिल्लाया। बस इतना कहना था कि पूरा हॉल गोलियों की बौछार से गूंज उठा। गार्ड्स चीखते हुए गिरने लगे। हर तरफ गोलियों की आवाज और धुएं की गंध भर गई। अरीव तुरंत हरकत में आ गया। उसने सांवी को एक तरफ धकेला और खुद जमीन पर लुढ़क गया। अंधेरे में उसने गन निकाली और निशाना साधा। धड़ाम। एक हमलावर गिर पड़ा। धम धम धम। बाकी हमलावर चारों ओर से फायरिंग करने लगे। मेज, कुर्सियां और दीवारें गोलियों से छलनी हो रही थीं। अरीव ने सांवी को अपनी ओर खींचा। झुको, सर झुकाकर रहो। सांवी कांपते हुए उसके कंधे से चिपक गई। उदय भी मोर्चा संभाल चुका था। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और गोलियों की गूंज के बीच लगातार फायर किया। रोहित डर से चीख रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी घबराई हुई बातें माहौल को अजीब सा हल्का कर देती थीं। भाई, मैं तो मरने से पहले भी शादी नहीं कर पाया, वह चिल्लाया, और गोली चलाते हुए उदय ने खींचकर कहा, चुप कर, वरना सच में तेरी शादी कभी नहीं होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरीव की चालाकी। अंधेरे और धुएं में अरीव ने जगह जगह छुपते हुए लड़ाई लड़ी। वह कभी मेज के पीछे सरकता, कभी टूटे झूमर के पास से गोली चलाता। उसकी गन की हर गोली सटीक थी। एक एक कर हमलावर गिरते गए, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। लीडर आग बबूला हो चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, पूरी हवेली जला दो। उसके आदमियों ने पेट्रोल फेंकना शुरू कर दिया। मोटे पर्दे, लकड़ी की दीवारें और फर्नीचर पल भर में आग पकड़ने लगे। ये सब देखकर समवी बहुत डर गई और उसे अपना पास्ट याद आने लगा। वह पसीने से तरबतर हो रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हवेली जलती है। लपटें आसमान छूने लगीं। धुआं चारों ओर फैल गया। गार्ड्स की चीखें गूंजने लगीं। अरीव ने सांवी का हाथ कसकर पकड़ा। यहां से निकलना होगा अभी। उदय, रोहित और रुद्राक्ष भी पास आ गए। सबने पीछे का रास्ता पकड़ा, लेकिन आग और गोलियों के बीच रास्ता आसान नहीं था। भागते हुए अरीव ने कई और गोलियां चलाईं। धुएं में उसकी आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन उसका निशाना अब भी सही था। लीडर जाते जाते पीछे मुड़ा और दहाड़ा, ये तो बस शुरुआत है। हर दिन तुम्हें मेरी बहन की मौत की याद दिलाऊंगा।
इसके बाद वह अपने आदमियों के साथ रात की अंधेरी छाया में गुम हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लिफहैंगर। पीछे पूरी हवेली जलकर राख में बदल रही थी। भारी दरवाजे गिर रहे थे, दीवारें ढह रही थीं। सांवी ने डरते डरते जलती हवेली की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। अरीव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अब हमें जंगल की तरफ जाना होगा, यही एक रास्ता है। पांचों लोग भागते हुए हवेली के पीछे फैले अंधेरे जंगल में घुस गए। पीछे रह गई सिर्फ राख, धुआं और प्रतिशोध की आहट। जंगल की ठंडी रात और अनकहा सहारा। हवेली की दीवारों पर गूंजती गोलियों की आवाज़ अब भी उनके कानों में पड़ी हुई थी। धुएं की हल्की गंध, टूटी खिड़कियों से उड़ती धूल और पीछे छूटते कदमों की आहट सब मानो पीछा कर रही हो। सांवी, अरीव, रुद्राक्ष, रोहित और उदय पांचों अपनी सांसों को काबू में रखते हुए भागते भागते आखिरकार जंगल के भीतर तक आ पहुंचे। पेड़ों की लंबी कतारें, चारों तरफ फैला अंधेरा और ठंडी हवा सब मिलकर उन्हें डरा भी रहे थे और राहत भी दे रहे थे। डर इसलिए कि अब सामने क्या आने वाला है किसी को नहीं पता, और राहत इसलिए कि कम से कम जान बचाकर निकल तो आए। सांवी हांफती हुई एक पेड़ के पास रुकी। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। उसने चारों ओर देखा और धीरे से बुदबुदाए, हम सच में बच गए। अरीव, जो सबसे आगे चल रहा था, अचानक ठहर गया। उसने पलटकर सबको देखा। उसका चेहरा अभी भी कठोर और गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी छिपी थी जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। सब ठीक हो? उसने संक्षेप में पूछा। ठीक तो हैं, रुद्राक्ष ने थकी थकी हंसी के साथ कहा, लेकिन हवेली छोड़कर अब हम टार्जन बन गए हैं। बस बेल पकड़कर झूलना बाकी है। रोहित हंस पड़ा। हाँ, और तू टार्जन नहीं, चिंपांजी लगेगा। थकान से टूटी सांसों के बीच भी सबके होठों पर मुस्कान आ गई। डर और तनाव के बीच ये छोटी सी हंसी किसी मरहम जैसी लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जंगल का पहला पड़ाव। कुछ देर बाद सबने एक खुली जगह देखी। पेड़ों के बीच घिरा छोटा सा मैदान, चारों तरफ झाड़ियों की सरसराहट और ऊपर आसमान में झिलमिलाते तारे। यहीं रुकते हैं, अरीव ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा। सब वहीं बैठ गए। थके हुए शरीर अब और आगे बढ़ने की ताकत नहीं रखते थे। उदय ने जमीन से कुछ सूखी लकड़ियां खींची और आग जलाने की कोशिश करने लगा। रुद्राक्ष वहीं घास पर लेटकर आसमान को देख रहा था। उसने हंसते हुए कहा, भाई, हवेली का आग और रजाई छोड़कर अब यहाँ झींगुर और मच्छरों के बीच सोना पड़ेगा। सच में, हमारी किस्मत देखो। रोहित ने मजाक में कहा। क्यों? तू तो कहता था ना एडवेंचर चाहिए, अब मिल रहा है एडवेंचर। सांवी मुस्कुरा तो दी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता साफ झलक रही थी। उसने धीरे से अरीव की तरफ देखा, जो पेड़ों के बीच लगातार चौकन्ना होकर खड़ा था। हम कब तक यहाँ रहेंगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। अरीव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वह ठंडी गंभीरता थी जिससे सांवी अक्सर घबरा जाती थी, लेकिन आज उसी गंभीरता ने उसे भरोसा दिया। जब तक मेरा असिस्टेंट बाकी बॉडीगार्ड्स के साथ हमें लेने नहीं आता। सांवी ने सिर हिलाया। उसके मन में डर कम तो नहीं हुआ, लेकिन ये जानकर सुकून मिला कि कोई इंतजाम जरूर होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अचानक सांवी का दर्द। जैसे जैसे रात गहराने लगी, ठंडी हवा ने सबको कंपा दिया। आग की हल्की आंच से ही कुछ राहत मिल रही थी। तभी सांवी का चेहरा अचानक बदल गया। उसके माथे पर पसीना आ गया और पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द उठने लगा। उसने अपनी सांस रोककर दर्द छुपाने की कोशिश की। सब ठीक है? रोहित ने उसे देखा। हाँ, मैं ठीक हूँ, सांवी ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। अरीव, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहा था, उसकी तरफ बढ़ा। उसकी तेज निगाहें सब कुछ भांप चुकी थीं। तुम्हें दर्द हो रहा है? उसने ठंडे स्वर में कहा। सांवी की आंखें झुक गईं। वह कुछ कह नहीं पाए। उसके लिए यह पहली बार था होश में आने के बाद, और उसके भीतर डर भी था और झिझक भी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरीव की देखभाल। अरीव ने बिना कुछ और पूछे जमीन पर बैठकर उसे सहारा दिया। लेट जाओ, उसने संक्षेप में कहा। सांवी हिचकिचाई, लेकिन दर्द इतना बढ़ चुका था कि वह विरोध न कर सकी। धीरे धीरे लेट गई। अरीव ने अपनी जैकेट उतारी और घास पर बिछा दी। फिर उसका सिर अपनी गोद में रख दिया। उसकी उंगलियां हल्के से उसके बालों को छू रही थीं। न देखभाल का इजहार, न कोई कोमल शब्द, बस ठंडी चुप्पी में छिपी हुई गर्माहट। पानी लाओ, उसने उदय से कहा। रोहित तुरंत उठकर पास की थैली से बोतल निकाल लाया। अरीव ने बोतल उसके होठों से लगाए। थोड़ा थोड़ा पियो, उसने सख्त लेकिन धीमी आवाज में कहा। फिर उसने आग के पास जाकर कुछ सूखे कपड़े और पत्ते जुटाए ताकि जगह थोड़ी आरामदायक बन सके। सांवी की आंखों में आंसू आ गए। ये वही अरीव था जो हमेशा ठंडी, निष्ठुर नजरों से देखता था, लेकिन आज उसके हाथों में अनकही कोमलता थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाइयों जैसा सहारा। रुद्राक्ष पास बैठा था। उसने धीरे से कहा, सांवी, ये कोई शर्म की बात नहीं। हर लड़की को ये झेलना पड़ता है। तू अकेली नहीं है। सांवी ने उसे आंसुओं से भीगी नज़र से देखा। उदय ने भी सहारा देते हुए कहा, हाँ,
और तू समझे कि तू हमारी बहन जैसी है। हम सब यहीं हैं तेरे साथ। रोहित ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। और अगर भगवान ने हमें लड़कियों की जगह बनाया होता तो हमें भी यही सब झेलना पड़ता। सच कहूं तो भगवान ने हमें बड़ी मुश्किल से बचा लिया। ये सुनकर सब हंस पड़े। हंसी हल्की थी, लेकिन उस तनाव और दर्द को कुछ पल के लिए दूर ले गई। सांवी भी हंस पड़ी। आंसुओं के बीच आई ये हंसी उसकी थकान को तोड़ गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात का सन्नाटा और डर। धीरे धीरे आग की लपटें कम होने लगीं। चारों तरफ जंगल का सन्नाटा छा गया। झींगुरों की लगातार आवाज, उल्लू की हूट और पत्तों की सरसराहट सब मिलकर माहौल और डरावना बना रहे थे। सांवी अब अरीव की गोद में लेटी थी। दर्द थोड़ा कम हुआ था, लेकिन थकान से उसकी आंखें भारी हो रही थीं। अरीव चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर वही ठंडी गंभीरता थी, लेकिन अंदर कहीं उसकी सांसें तेज थीं। बाकी तीनों आग के पास बैठे बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें धीरे धीरे नींद में डूबती चली गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्लिफहैंगर। अचानक पेड़ों के पीछे से हल्की सरसराहट हुई। अरीव की आंखें तुरंत चौकन्नी हो गईं। उसने धीरे से सांवी का सिर नीचे रखा और खड़ा हो गया। पेड़ों के बीच से एक धुंधली परछाई हिलती डुलती दिखी। रुद्राक्ष ने भी देख लिया। भाई, कुछ तो है वहां। उदय और रोहित ने हथियार संभाले। सबकी सांसें थम गईं। अंधेरे में एक काली आकृति पेड़ों के बीच ठहर गई। दूर से उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिख रही थी। अरीव के चेहरे पर अब ठंडक नहीं, बल्कि कठोर क्रोध था। उसने धीरे से फुसफुसाया, समर राणा के आदमी। सांवी की आंखें डर से फैल गईं। सबको एहसास हो गया, खतरा अभी टला नहीं है। अध्याय 8। जंगल की खामोशी में पनपता एक एहसास। एक अनकहा पहरेदार। रात घिर चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन हर पत्ते की सरसराहट, हर परछाई अरीव को किसी खतरे का एहसास दिला रही थी। अचानक उसने फुसफुसाया। अरीव तनाव भरी आवाज में, समर राणा के आदमी। उसके होंठों से निकले ये 3 शब्द हवा में बर्फ जैसे जम गए। रुद्राक्ष, रोहित और उदय ने बिना पल गनवाए अपनी बंदूकें तान दीं। सांवी का दिल धक धक करने लगा। उसकी सांसें जैसे गले में अटक गईं। पेड़ों के पीछे से एक काली परछाई धीरे धीरे आग की रोशनी में आए। सभी उंगलियां ट्रिगर पर कस गईं। पर अगले ही पल सन्नाटा टूटा। वह कोई दुश्मन नहीं, बल्कि अब था वो काला पैंथर जो हवेली से उनके साथ वफादारी निभाता चला आ रहा था। उसकी चमकती खाल पर आग की हल्की लपटें पड़ रही थीं और उसकी आंखें सीधे सांवी को ढूंढ रही थीं। रोहित राहत की सांस छोड़ते हुए हंस पड़ा। हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई थी। लगा था आज जंगल में कब्र बनने वाली है हमारी। और ये निकला अपना हीरो। सबकी सांसें ढीली पड़ गईं, लेकिन सांवी की आंखों में आंसू थे, डर और थकान दोनों से। अब बिना रुके सीधे सांवी के पास आया। वह धीरे से उसके ठंडे हाथ पर अपना सिर रगड़ता है, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। फिर उसके पास ही गोल होकर बैठ जाता है, अपनी गर्मी से उसे ढकते हुए। रुद्राक्ष इस नज़ारे को देख मुस्कुरा देता है। वह अपनी जैकेट उतारकर धीरे से सांवी पर डाल देता है। रुद्राक्ष, धीमी आवाज में, लगता है अब को भी पता चल गया है कि हमारे घर में अब एक छोटी बहन है। अब तुझे ठंड नहीं लगेगी। उदय, जो हमेशा अब से डरता था, इस पल भावुक हो गया। उसने आग में लकड़ियां डालीं और बुदबुदाया, उदय, हाँ, अब हमारी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सांवी के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह सच में अकेली नहीं है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंधेरी रात और अनकहा रिश्ता। रात और गहरी हो चुकी थी। रोहित, रुद्राक्ष और उदय आग के पास थककर सो चुके थे। जंगल में बस झींगुरों की आवाज और आग की चटकने की ध्वनि थी। सांवी अरीव की गोद में सिर रखे लेटी थी। उसका दर्द कम हुआ था, लेकिन थकान और कमजोरी से शरीर टूट रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। अरीव आसमान की ओर देख रहा था। तारे झिलमिला रहे थे, मगर उसकी नज़र कहीं और थी। उसका एक हाथ अनजाने में सांवी के बालों को सहला रहा था, जैसे उसकी रक्षा की अनकही कसम ले रहा हो। सांवी को उसका स्पर्श महसूस हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी घबराहट खींच ली हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। आग की लपटों में अरीव का चेहरा और भी सख्त और खूबसूरत लग रहा था। सांवी, धीमी कांपती आवाज में, मुझे लगा था मैं आज मर जाऊंगी, पहले हवेली में आग, फिर ये जंगल। अरीव उसकी तरफ देखे बिना बोला। अरीव, गहरी आवाज में, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हारी तरफ देखने वाले की आंखें निकाल लूंगा। उसके शब्दों में कठोरता थी, लेकिन एहसास किसी मुलायम पर्दे जैसा था। सांवी की आंखों से आंसू की एक बूंद बह निकली। अरीव ने पहली बार उसकी तरफ देखा। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर अपनी उंगली से बहुत धीरे से आंसू पोंछ दिया। उसका स्पर्श इतना कोमल था कि सांवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अरीव, धीमे स्वर में, उसकी आंखों में देखते हुए, सो जाओ, सुबह हमें आगे बढ़ना है। सांवी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें बस अरीव की आंखों में अटक गईं।
जंगल की खामोशी, आग की हल्की रोशनी और उनकी चुप्पी, दोनों के बीच एक नया रिश्ता लिख रही थी। धीरे धीरे सांवी ने आंखें बंद कर दी और अरीव की गोद में ही सो गई। लेकिन अरीव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। पूरी रात उसने आग और जंगल दोनों पर नजर रखी, अपने भाइयों और सांवी की रक्षा करते हुए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह का सच, पंछियों की चहचहाहट और पत्तों पर पड़ती धूप ने सुबह की आहट दी। रोहित, रुद्राक्ष और उदय धीरे धीरे उठने लगे। लेकिन उसी समय सांवी भी हिली और उसके कपड़े देखकर सब ठिठक गए। उसकी ड्रेस खून से भीगी हुई थी। सांवी का चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। उसने जल्दी से खुद को समेटना चाहा, पर कमजोरी से उसका हाथ कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो शरीर से सारा खून बह गया हो। सांवी टूटती आवाज में अरीव से फुसफुसाकर, मैं ठीक नहीं हूं। उसकी सांसें तेज हो गईं, चेहरा पीला पड़ चुका था। अरीव तुरंत उसके पास आया। उसने उसकी हालत को एक नज़र में समझ लिया। बिना कुछ कहे उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। सांवी कमजोर आवाज में, नहीं, सब देख लेंगे। अरीव सख्ती लेकिन नरमी के साथ, चुप रहो, अभी तुम्हारी इज्जत और जान दोनों मेरी जिम्मेदारी है। उसने अपनी शॉल से उसे ढक दिया ताकि किसी की नज़र उसके कपड़ों पर न पड़े। रुद्राक्ष, रोहित और उदय ने उसकी हालत देखी लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके चेहरों पर चिंता साफ थी, पर वे समझ गए कि अरीव उसे संभाल रहा है। अरीव ने धीरे धीरे जंगल के पिछले रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसकी बाहों में कांपती सांवी का सिर उसके सीने से लग रहा था। सांवी आंखें बंद किए बेहद कमजोर आवाज में बोली, सांवी, अरीव, अगर मैं बची नहीं तो। अरीव रुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों उतर आए। अरीव, दांत भींचकर, ये बेकार की बातें करना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी सांवी रहती है, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अतीव कहता है, जल्दी हम लोग जंगल से बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद सब ठीक होगा। सांवी की आंखों में आंसू आ गए। वह अरीव की छाती से और कसकर लग गई। उस पल उसे महसूस हुआ, वो चाहे कितनी भी अकेली क्यों न हो, अरीव के रहते उसे कोई छू भी नहीं सकता। जंगल के पीछे से निकलते सूरज की सुनहरी रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। थके टूटे मगर साथ चलते हुए उनका रिश्ता अब अनकहे वादों से बंध चुका था। पर सांवी के दिल में एक डर था। तब क्या होगा जब सबको मेरी असलियत पता होगी? क्या सब कोई मुझे इसी तरह व्यवहार करेंगे? जब ऐसी लड़की को दुनिया से कर नहीं करती तो ये लोग मुझे कैसे स्वीकार करेंगे? फार्म हाउस का रास्ता, जंगल का सीना चीरकर अरीव के कदम आगे बढ़ रहे थे। उसकी चाल में वही रफ्तार थी, वही सधा हुआ अंदाज, लेकिन आज उसके कंधे पर दुनिया का सबसे कीमती बोझ था, सांवी। उसकी बाहों में सिमटी सांवी की बेजान देह उसे हर पल यह एहसास दिला रही थी कि वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। सांवी की आंखें बंद थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और होंठ सूखे थे। उसकी हल्की सांसें अरीव के सीने से टकराकर उसे और बेचैन कर रही थीं। रुद्राक्ष, रोहित और उदय उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके चेहरों पर थकान, चिंता और एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। रोहित हांफती हुई आवाज में, भाई, और कितनी दूर? सांवी, वो ठीक तो है न? अरीव बिना रुके, दांत भींचकर, चुप रहो और चलते रहो। उसकी आवाज में हुक्म था, लेकिन उसके पीछे छिपी घबराहट को रुद्राक्ष ने महसूस कर लिया था। उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे हिम्मत दे रहा हो। सांवी के दिल में एक धुंधला सा डर तैर रहा था। बेहोशी और होश के बीच झूलती हुई वह सोच रही थी, अगर आज सबको मेरा सच पता चल गया तो क्या तब भी ये लोग मुझे ऐसे ही अपनाएंगे? एक ऐसी लड़की जिसे समाज कभी इज्जत नहीं देता, क्या अरीव मुझे स्वीकार करेगा? ये सोच उसके जख्मों से ज्यादा तकलीफ दे रही थी। तभी दूर से गाड़ियों के इंजन की आवाज सुनाई दी। उदय चौकन्ना होकर, आवाज, कोई आ रहा है। सबने तुरंत अपनी बंदूकें संभाल लीं। अरीव एक घने पेड़ की आड़ में हो गया, सांवी को अपने सीने से और कसकर चिपकाते हुए। कुछ ही पलों में दो काली एसयूवी गाड़ियां उनके सामने आकर रुकीं। उनमें से अरीव का सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट करण कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ उतरा। करण घबराहट से, सर, आप ठीक हैं? हम कब से आपको ढूंढ रहे थे। अरीव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। अरीव सख्त आवाज में, फार्म हाउस चलो, जल्दी। उसने पीछे का दरवाजा खोला और सांवी को अपनी गोद में लिए अंदर बैठ गया। उसने एक पल के लिए भी उसे खुद से अलग नहीं किया। रुद्राक्ष, रोहित और उदय भी तुरंत दूसरी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ियां धूल उड़ाती हुई तेजी से आगे बढ़ गईं। कार के अंदर का मंजर, कार तेजी से भाग रही थी। अरीव ने सांवी का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था। वह लगातार उसके चेहरे को देख रहा था, जैसे अपनी आंखों से उसकी सांसों की डोर को थामे हुए हो। अचानक सांवी ने आंखें खोलीं। उसकी नजरें धुंधली थीं। उसने अरीव का चेहरा देखा और कमजोर आवाज में फुसफुसाए, सांवी, मेरा सच किसी को मत बताना। और इतना कहते ही उसकी आंखें पलट गईं और वह पूरी तरह बेहोश हो गई। उसके शरीर से बहता खून और शरीर से हो रहा रक्तस्राव अब जानलेवा साबित हो रहा था। अरीव चीखकर, सांवी, आंखें खोलो, सांवी।
उसकी आवाज़ में पहली बार ऐसी बेबसी और डर था जिसे सुनकर दूसरी गाड़ी में बैठे रुद्राक्ष का दिल भी कांप गया। अरीफ ड्राइवर पर चिल्लाते हुए, करण, गाड़ी और तेज चलाओ, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर चेहरा किसी जलती हुई आग जैसा लाल हो चुका था। उसने अपनी जैकेट उतारकर सांवी को ढक दिया और उसे सीने से लगा लिया, जैसे उसे अपनी सांसें देना चाहता हो। दूसरी गाड़ी में रोहित फूट फूट कर रो रहा था। रोहित सिसकते हुए, भाई, सांवी को कुछ नहीं होगा न? वो हमारी वजह से इस हाल में है। रुद्राक्ष गहरी आवाज में, शांत हो जा रोहित, हमें हिम्मत रखनी होगी, अरीव उसे कुछ नहीं होने देगा। लेकिन रुद्राक्ष की अपनी आवाज भी कांप रही थी। उदय खामोश बैठा था, उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं और आंखों में समर राणा के लिए नफरत उबल रही थी। उन चारों भाइयों के दिल में आज एक ही डर था, सांवी को खो देने का डर। फार्म हाउस पर गाड़ियां एक बड़े सुनसान फार्म हाउस के सामने रुकीं। वहां पहले से ही एक डॉक्टर अपनी टीम के साथ तैयार खड़ा था। अरीफ दरवाज़ा खुलते ही सांवी को अपनी बाहों में उठाए बाहर निकला और लगभग दौड़ते हुए घर के अंदर बने एक कमरे की तरफ भागा जो उसका कमरा था, जहां मेडिकल की सारी सुविधाएं मौजूद जो अरीफ करवाई थी अपने असिस्टेंट से कहकर। डॉक्टर, सर, आपको बाहर रुकना होगा। अरीफ ने सांवी को बेड पर लिटाया, लेकिन उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। अरीफ, आंखों में खून लिए, इसे चेक करो, इसे इतनी ब्लीडिंग क्यों हो रही है? डॉक्टर के जोर देने पर वह बाहर निकला। दरवाज़ा बंद हो गया। अब बाहर सिर्फ 4 भाई और एक खामोश इंतजार था। अरीफ दीवार से टिककर खड़ा हो गया, उसकी नज़रें बंद दरवाजे पर गड़ी थीं। रोहित जमीन पर बैठकर रो रहा था। रुद्राक्ष और उदय उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हर गुजरता पल उन्हें किसी सज़ा जैसा लग रहा था। हवेली का जलना, गोलियों की आवाज़, जंगल का सफ़र, सब कुछ भूल चुका था। अब जहन में सिर्फ एक ही चेहरा था, सांवी का, और दिल में एक ही दुआ, उसकी सलामती की। पाठकों के लिए आज का सवाल, अरीफ की कठोरता के पीछे छिपी यह खामोश परवाह और सांवी का उस पर बढ़ता भरोसा, क्या इन दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत है? आपको क्या लगता है, क्या अरीफ कभी अपने एहसासों को जाहिर कर पाएगा? अपने जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी का यह नया अध्याय आपको कैसा लगा, ये जानने का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। अगर आप इस कहानी का ऑडियो सुनना चाहते हैं और मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल NK कौसर ऑडियो स्टोरी को अपना प्यार दें। स्मॉल डायमंड सब्सक्राइब करें। स्मॉल डायमंड कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। स्मॉल डायमंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्मॉल डायमंड, और सबसे ज़रूरी, बेल आइकॉन बेल को दबाना न भूलें ताकि कोई भी नया एपिसोड आपसे मिस न हो। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप एक और रोमांचक कहानी पढ़ना चाहते हैं तो स्टोरी मेनिया पर मेरी नई कहानी शतरंज द गेम ऑफ ब्लड को ज़रूर पढ़ें। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अध्याय 9, सीन 2, खामोश पहरा और अनकहे वादे। डॉक्टर की चेतावनी और छिपा हुआ सच। जंगल से भागते भागते, खून और डर से भीगे उस लंबे सफ़र के बाद आखिरकार उन्हें एक सुरक्षित जगह मिल पाई थी। लेकिन सांवी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। घंटों की बेचैन प्रतीक्षा के बाद जब डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो चारों भाई लगभग एक साथ उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में डर, बेचैनी और उम्मीद एक साथ भरी हुई थी। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। उसकी पेशानी पर हल्की पसीने की बूंदें जमी थीं। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, डॉक्टर, पेशेंट की हालत अभी स्थिर है, लेकिन बेहद नाजुक है। चारों भाइयों की धड़कनें जैसे थम सी गईं। रोहित घबराए आवाज में, मतलब खतरे से बाहर है न? डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए सिर हिलाया। अभी कह नहीं सकता, उन्हें बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा है। शरीर में कमजोरी पहले से ही थी और इसी वजह से खून की कमी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई। रुद्राक्ष ने गुस्से में कदम आगे बढ़ाए, लेकिन हुआ कैसे? इतनी हालत कैसे बिगड़ गई? डॉक्टर ने नजरें झुका लीं। उसकी आवाज़ धीमी और सधी हुई थी, कुछ बातें हैं जो मैं आपको साफ नहीं बता सकता। इतना समझ लीजिए कि उन्हें लंबे समय से सही पोषण और आराम नहीं मिला, और यह अचानक का तनाव उनकी हालत को और बिगाड़ गया। फिर उसने चेतावनी दी, उन्हें पूरी तरह से आराम की ज़रूरत है। हल्का सा भी तनाव उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। ये सुनकर सबके कंधे जैसे ढीले पड़ गए। उन्हें राहत भी थी कि सांवी जिंदा है, और डर भी कि उसकी जिंदगी अब धागे पर टंगी हुई है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाइयों का संकल्प और अपराध बोध। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित ने अचानक अपनी आंखों से आंसू पोंछे और टूटी हुई आवाज में कहा, ये सब हमारी वजह से हुआ है। अगर वो हमारी जिंदगी में न आती, अगर हमने उसे अपने झगड़े, अपने दुश्मनों के बीच न खींचा होता, तो आज वो यूं मौत से लड़ नहीं रही होती। उसके शब्दों में पश्चाताप था। रुद्राक्ष ने उसका कंधा पकड़कर झकझोर दिया, पागल है क्या तू? ये हमारी वजह से नहीं, हमारे दुश्मनों की वजह से हुआ है। गलती उन लोगों की है जिन्होंने उसे निशाना बनाया। उसकी आंखों में आग जल रही थी।
आज से सांवी सिर्फ हमारी कुक नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बहन है। उदय ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। उसकी आवाज़ गहरी और सख्त थी। और उसकी हिफाजत हम चारों मिलकर करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। कमरे का माहौल भारी था। हवा में एक अनकही कसम घुल चुकी थी। लेकिन तभी सबकी नज़र अरीव पर गई। वह अब तक खामोश खड़ा था। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि नसें साफ दिख रही थीं। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, लेकिन होंठ बंद थे। कुछ कहे बिना वह मुड़कर वहां से चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरीव का खामोश इकरार। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। अरीव ने अंदर कदम रखा। मध्यम रोशनी में सांवी बेहोश लेटी थी। उसके चारों ओर मशीनों की हल्की बीप बीप गूंज रही थी। हाथ में लगी ड्रिप से धीरे धीरे दवा उसके शरीर में उतर रही थी। अरीव कुछ पल दरवाजे पर ही खड़ा रहा, जैसे हिम्मत जुटा रहा हो। फिर धीरे धीरे उसके पास आया और बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें सांवी के चेहरे पर टिकी थीं। चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख चुके थे, लेकिन उस चेहरे में मासूमियत और नरमी अभी भी थी। अरीव को अचानक याद आया वो आखिरी पल जब सांवी ने बेहोश होने से पहले कांपती आवाज में कहा था, मेरा सच किसी को मत बताना। उसका सीना कसक उठा। वह भीतर ही भीतर सोचने लगा। अरीव, मन की आवाज, तुम्हारा सच क्या है सांवी? मुझे नहीं जानना, लेकिन इतना जानता हूं कि आज के बाद तुम्हारी हर तकलीफ, हर दर्द और हर सच मेरी अमानत है। तुम अकेली नहीं हो। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर सांवी के माथे पर बिखरे बालों को हटाया। उसके स्पर्श में एक अनकही कोमलता थी जो उसके कठोर स्वभाव से बिल्कुल उलट थी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मानो सांवी ही सिर्फ सुन सके। अरीव, जब तक तुम अपनी आंखें नहीं खोलती, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास। उसने उसकी हथेली को धीरे से अपने हाथ में लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वादा कर रही हो, अब तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। बाहर बरामदे में हवा हल्के हल्के पेड़ों से टकरा रही थी, लेकिन कमरे के भीतर अरीव की खामोश निगाहें और सांवी की हल्की सांसें एक नए रिश्ते की नींव रख रही थीं। अध्याय 9, नींद से जागी नाजुक धड़कन। कमरे में रात गहराती जा रही थी। खिड़की से छनकर आती हल्की सी चांदनी बिस्तर पर पड़ रही थी। मॉनिटर की बीप बीप आवाज़ और ड्रिप से गिरती बूंदों की टिक टिक माहौल को और ज़्यादा गंभीर बना रही थी। अरीव उसी तरह कुर्सी पर बैठा था, बिना पलक झपकाए सांवी को देखता हुआ। उसकी आंखों में थकान भी थी, बेचैनी भी, लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक सांवी की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। उसके होंठ सूखे थे, गला प्यास से चिपका हुआ। उसने धीमे से कराहते हुए आंखें खोलने की कोशिश की। अरीव एकदम आगे झुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। सांवी, बहुत धीमी आवाज में, पानी। अरीव ने तुरंत पास रखी बोतल से गिलास भरा और सावधानी से उसके होठों से लगाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने इस तरह थामा जैसे कहीं ज्यादा जोर से पकड़ने से वो टूट न जाए। कुछ बूंद पानी पीते ही सांवी ने आंखें खोलीं। उसकी नज़र सीधी अरीव पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखती रही, जैसे समझ नहीं पा रही हो कि यह सपना है या हकीकत। सांवी टूटी आवाज में, आप? अरीव ने उसकी आंखों में देखा। उसके होंठ खुले, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले। बस सिर हिलाकर इतना कहा, मैं यहीं था, तुम्हारे पास। सांवी की आंखें भीग गईं। उसकी पलकें कांपीं। उसने कोशिश की बोलने की, मैं बोझ बन गई आप सब के लिए। अरीव का चेहरा कठोर हो गया, लेकिन आंखों में दर्द झलक रहा था। वह झुककर उसके बहुत पास आया और धीमी आवाज में कहा, ऐसा दोबारा मत कहना। तुम बोझ नहीं हो, तुम्हारी जगह यहाँ है, हमारे बीच। सांवी की आंखें नम होकर चमक उठीं। उसने रूधे गले से कहा, लेकिन सच, अगर सबको पता चला। अरीव ने उसका हाथ पकड़ लिया कसकर। उसकी आवाज में वह दृढ़ता थी जो किसी कसम से कम नहीं थी। तुम्हारा सच किसी को नहीं पता चलेगा, ये वादा है, और जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। फ्लैशबैक। जब डॉक्टर ने कहा कि कुछ ऐसी बातें में जो मैं आपसे नहीं बता सकता, तभी अरीव डॉक्टर को अपनी लाइब्रेरी में आने के लिए कहता है। डॉक्टर, अब बताओ क्या बात है? डॉक्टर दर से काट रहा था, क्योंकि अतीव आंखें बहुत लाल थी और वह बहुत डरावना दिख रहा था। उसके बैग में एक गन खुशी हुई थी, जिसे वह अपनी बैग से निकालकर टेबल पर रखता है और चेयर पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, डॉक्टर से अब सच सच बताओ कि उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई। डॉक्टर कहता है, सर, उनके साथ रेप किया गया है, आज से लगभग 1 साल पहले। पर वह कमज़ोर है और वह अपनी दवाई टाइम पर नहीं ले रही है, और मुझे लगता है कि वह कोमा में भी थी। सर, उनकी बॉडी पूरी तरीके से जली हुई है, सिर्फ उनका चेहरा और थोड़ा बहुत हाथ और पैर सही सलामत बचे हुए हैं। उनका न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है और अच्छी देखभाल की। उन्हें स्ट्रेस नहीं लेना है, उनको शायद रात में पैनिक अटैक भी आते हैं। मुझे उनकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। अतीव का फ्लैशबैक। कमरे में कुछ देर खामोशी छा गई। सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज़ थी। सांवी धीरे धीरे आंखें बंद करने लगी। उसके होंठों पर हल्की सी थकी हुई मुस्कान आ गई। धन्यवाद अरीव। अरीव उसकी पलकों के बंद होते ही पीछे टिक गया। उसके चेहरे पर राहत भी थी और एक अनजाना डर भी।
अगर यह मुझे छोड़कर चली गई तो। लेकिन उसी पल उसने मन ही मन ठान लिया, अब यह मेरी लड़ाई है और मैं इसे हारने नहीं दूंगा। दरवाजे के बाहर रोहित, रुद्राक्ष और उदय खामोशी से ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी तसल्ली थी, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने सख्त भाई रीव को इतना नर्म देखा था।